आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आज के पाठकों और शोधार्थियों ने कभी ऐसा भी सोचा होगा कि पंजाब के एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने मोची के ठिये से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली तक साहित्यिक दस्तक दी हो, जबकि अधिकांश रूप से ऐसे अवसर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को ही प्राप्त होता है। जी हाँ, होशियारपुर के एक जूतियां बनाने वाले को भी पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाए, इस बहाने इग्नू से न्योता मिला था। वास्तव में कहा जाए तो यह सुखद एहसास ही है। क्या यह भी विश्वास करने लायक बात होगी कि पंजाब के उसी मोची को शिमला के राष्ट्रपति निवास स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में दलित साहित्य पर अपना पेपर पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया हो। पाठकों को बता दें कि तब संस्थान में रहे फेलो डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन ने उन्हें वर्ष 2007 में आमंत्रित किया था। मैं भी उन दिनों संस्थान में फेलो था। अन्य साथियों के साथ उनसे भी मुलाकात हुई थी। एक ऐसे शख्सियत तो कम उम्र में ही इश्क में गोला बारूद की गंध के बीच रहते हुए भी समाज शास्त्री के रूप में मानवीय पहलुओं पर विचार करता हो। बगदाद में जिसकी मुलाकात सद्दाम हुसैन से हुई है, जिसने ईरान व इराक के शहरों को युद्ध की भट्टी में जलते हुए देखा हो, यह बहुत बाद में पता लगा कि उसी शख्सियत यानी द्वारका भारती नाम के बागी मोची के भीतर भी बहुत कुछ जलता रहा था। कहने को सिर्फ मैट्रिक पास, जिसके पास चिंतन का महत्वपूर्ण भंडार रहा हो, इराक में वही बागी मोची फुर्सत के पलों में होता तो साथ रह रहे पाकिस्तानी बांग्लादेशी मजदूर मिल बैठकर बातें करते। उनमें पंजाबी भी थे। पंजाबी में तब किसी ने पूछा, बाबा तुम्हारी जूतियों की दुकान है होशियारपुर में? बाबा यानी द्वारका ने सर हिलाया था। वहीं किसी ने पूछा, बाबा मोची है? क्या मोची आदमी नहीं होता? सवाल पूछने पर बार निरुत्तर हो गया था। द्वारका भारती जी मेरे बहुत पुराने मित्र रहे हैं। पिछली शताब्दी में मेरी उनसे लाल शास्त्री जी के घर पर मुलाकात हुई थी। पाठकों को बता दें कि शास्त्री जी उन दिनों पटेल नगर दिल्ली में रहते थे और मैं हर दूसरे तीसरे दिन उनसे मिलने उनके निवास स्थान पर जाता था। शास्त्री जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साथ मेरे 25 वर्ष महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। वे स्वयं बाबा साहब के साथ रहे थे। पंजाब से उनका संबंध था और द्वारका भारती जी का भी। 90 के दशक के आरंभिक दौर की मुलाकातों ने द्वारका जी के बारे में मुझे पता चला था कि वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पक्के भक्त भी। बाद में मेरी उनसे चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर तथा होशियारपुर में भी मुलाकातें हुई, जिस कारण हम एक दूसरे के नजदीक आए। स्वयं आत्मकथाकार के शब्दों में प्रस्तुत आत्मकथा एक मोची के लगभग 60 वर्षों का एक ऐसा साहित्यिक लेखा जोखा है जो कि आप अपने जहन में यह प्रश्न अवश्य पैदा कर देगा कि क्या किसी मोची की भी कोई आत्मकथा हो सकती है? समाज के अंतिम छोर पर खड़े एक मोची के जीवन में ऐसा क्या विशेष घटित हो सकता है कि उसे बचाने के लायक माना जाए? समाज ने जिस व्यक्ति के जीवन के अर्थ भी उससे छीन लिए गए हों, उसकी आत्मकथा के क्या अर्थ हो सकते हैं? प्रस्तुत जिंदगी नामा एक मोची की रुदन कथा नहीं है, बल्कि चमड़े को मथने के साहित्यिक आत्मकथाकार के जीवन में हुई घटनाओं को आगे बढ़ाया गया है, जिनसे पाठक के भीतर से बहुत सारे सवाल खुद ब खुद उभरने लगते हैं। कहना ना होगा कि इस स्वकथन के बहाने द्वारका भारती भारतीय समाज की तमाम पुरातनपंथी
का फतिहा पढ़ने का इरादा रखते हैं और लेखक इसे नेस्तानाबद्ध करने की इच्छा भी रखते हैं। लेखक उस दर्शन और संस्कृति का भी विरोध करता है जिसने स्वयं उस जैसे अनेक शिल्पियों को भयानक परिस्थितियों की अहम भूमिका निभाई। मोची नाम से इस आत्मकथा में लेखक के न सिर्फ बागवती तेवर उभरते हैं बल्कि दलित समाज को वह इनका सामना करने का आह्वान भी करता है। आत्मकथा के अनुक्रम के आधार पर देखा जाए तो पहले ही भाग मोची का ठिया से लेखक ने शुरुआत की है। 10वीं कक्षा में पढ़ रहे आत्मकथाकार ने अपने अध्यापक विद्यासागर के जातिवादी मुखौटे को उतारते हुए उनकी मानसिकता को रेखांकित किया है। स्वयं लेखक के शब्दों में प्रतिदिन की प्रार्थना में विद्यासागर के द्वारा देखा जा सकता था कि किसके माथे पर तिलक नहीं लगा है। न होने पर उस विद्यार्थी को सजा दी जाती थी। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी याद करना जरूरी होता था। जातिवादी बात यहीं तक सीमित नहीं थी, इसके आगे तक नागफनी के रूप में आत्मकथाकार भीतर गहरे तक चुभती जाती थी। एक दिन मेरा पेपर फेंकते हुए विद्यासागर ने पूछा, तुम्हारा बाप क्या करता है? मैं चुप था, बोला ही नहीं जा रहा था। एक सहपाठी रतन ने बताया, जूते बनाता है, मोची है। सुनकर विद्यासागर ने मेरे सिर के बालों को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचा। मेरे बालों में ज्यादा तेल लगा होने के कारण मास्टर के हाथ चिकने हो गए। अपने चिकने हाथों को देखकर विद्यासागर का पारा और तेज हो गया। उसने मेरे बाल छोड़कर अपने हाथ मेरी सफेद कमीज से रगड़ रगड़ कर पहुंचे। मैं संज्ञा शून्य सा सिर झुकाए हुए खड़ा था। उस समय अध्यापक कह रहा था, कितना तेल चुपड़ रखा है इस चमार में। मेरे हाथों को भी तेल से भर दिया इसने। तभी उसने कहा, चल भाग यहाँ से, अपने बाप के साथ जूते बना, पढ़कर क्या करेगा तू? ओए, मैंने ऋण भर के लिए विद्यासागर की आंखों में झांका था। उसकी आंखों में घृणा का लावा दहक रहा था। मुझे लगा कि यह दहकता हुआ लावा मेरे लिए कम, मेरी जाति के लिए ज्यादा था। सदियों से चली आ रही घृणा को वैसे उसके जैसे एक बारगी मेरे मौजूद पर उड़ेल दिया हो। मैंने पूरी कक्षा की ओर नजर दौड़ाई। उनकी आंखों में एक ऐसा अजनबी एहसास था कि जैसे मैं उन पलों के लिए उनके लिए पराया हो गया था। दूसरे भाग यानी सिंगों वाला चेहरा में आत्मकथाकार ने व्यास सतलुज लिंक डैम प्रोजेक्ट के तहत काम करते हुए वहां की परिस्थितियों के बारे में लिखा है। मेरा ताया जी जो डैम पर फॉरमैन नियुक्त थे, स्वयं को राजपूत कहते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे किराए पर मकान मिला। मकान मालिक मुझे भी राणा जी कहकर संबोधित करता था। हिमाचल प्रदेश में राजपूत जाति के लोगों को बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था। अस्पृश्यता बहुत थी। डैम में काम करने वाले लोगों को यहाँ के मकान मालिक उनकी जाति पूछकर कमरा किराए पर देते थे। डैम पर काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में वे आगे लिखते हैं, एक दिन जब डैम की कैंटीन में मैं खाना खाकर बाहर आया तो एक वृद्ध व्यक्ति ने पानी पीने की इच्छा व्यक्त की। जब मैंने उनसे कहा वह अंदर कैंटीन में जाकर स्वयं पानी पी ले, तो वह कहने लगा, अंदर वह कैसे जा सकता है, क्योंकि वह तो चमार है। मैंने कैंटीन से लाकर उसे पानी दिया। लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है, मैं भी अपनी जाति से तृष्ट था। आज भी मैं उसका बिधियाता हुआ चेहरा भूल नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी वे गांव जाते थे। वे लिखते हैं, गांव के ब्राह्मण की करियाने की दुकान पर जाने का जब मौका मिलता था तो मैं देखता था कि उसे दूर से ही मकान के बाहर से पैसे फेंक जाते थे। फिर वह भी सौदा तोल कर उसे बाहर फेंक दिया करता था। आत्मकथाकार ने राधा स्वामी डेरा व्यास का भी जिक्र किया है। गद्दी पर जो भी आसीन होता उनकी तस्वीर हमारे घर में लगी होती।
जिस पर रोज सवेरे उठकर मेरी माता अपना माथा झुकाया करती थी। सत्संग में भी हम जाते थे। कहना ना होगा कि राधा स्वामी डेरा व्यास का प्रभाव दलित समाज के भीतर तक था। प्रभाव तो स्वयं आत्मकथाकार पर भी राधा स्वामी व्यास का था। जब वे जीवन के आरंभिक चरण में थे, वे स्वयं लिखते हैं, उस समय मैं राधा स्वामी मत का एक निष्ठावान श्रद्धालु था, पर बाद के दिनों में लेखक के भीतर से तर्क उभरने लगे थे। उदाहरण के लिए राधा स्वामी का मन भगवान के बारे में अस्पष्ट था। राधा स्वामी के अनुयायी यह भी मत देते हैं कि हमारा शरीर एक हरि मंदिर अर्थात भगवान का घर है, इसमें मलिन वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए, यानी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। द्वारका भारती लिखते हैं कि जब मैंने संसार के महान व्यक्तियों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति द्वारा खाई जाने वाली खुराक उसके व्यक्तित्व को कभी प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे काम ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बुद्ध को भगवान कहने संबंधी एक घटना का जिक्र सुरेंद्र अज्ञात के संदर्भ में किया है। बुद्ध को भगवान कहने पर एक वाद विवाद इतना बढ़ गया कि जालंधर में आयोजित एक बौद्ध समागम इसी बहस की भेंट चढ़ गया। बौद्धों के एक गुट का मानना यह है कि बुद्ध को भगवान न लिखा जाए, लेकिन दूसरे गुट का कहना था कि बुद्ध को भगवान लिखा जाए, क्योंकि भगवान का अर्थ ईश्वर से नहीं है। स्वयं लेखक के विचार में बुद्ध को यदि हम महात्मा बुद्ध कहते हैं तो यह बुद्ध की विचारधारा के साथ घोर अन्याय होगा। वैसे ही बुद्ध को सम्मान के साथ भगवान बुद्ध कहना ठीक नहीं। कहना न होगा कि आत्मकथाकार की तर्कशीलता के कारण ही उनके भीतर लेखक और कवि का विकास भी हो पाया। चमड़े के मत्थे हुए वे समाज को भी मथते हैं, गलत परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, जातियों के पचड़ों में ना पड़कर मानवतावादी विचार रखते हैं। इसीलिए उन्होंने मानवतावादी रचना मंच को जिस मनोयोग से चलाया वह उनकी विचारधारा की प्रतिबद्धता को बखूबी से दर्शाता है। अपनी इस आत्मकथा में लेखक उनके जीवन में आए मित्रों तथा सहयोगियों को भी बराबर याद करते हुए चलते हैं। वे उन सहयात्रियों को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। सुरेंद्र अज्ञात से वे प्रभावित भी रहे और उनके मित्र भी। दूसरे ज्ञान सिंह बल के बारे में लिखते हैं, जालंधर में निर्मित अंबेडकर भवन के निर्माण में बल साहब की अहम भूमिका रही थी। पंजाब भर के पीसीएस और आईएएस कैडर के अफसरों से उनका अच्छा खासा तालमेल रहा था। कभी कभी वे मुझे भी साथ ले जाते और मेरा परिचय, यह हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छी जूतियां बनाते हैं, कहकर दिया करते। बल साहब स्वयं पंजाब में उच्च अधिकारी थे। साहित्य की उनकी परख गहरी थी। नवा जमाना या अन्य पत्र पत्रिका में मेरी कथा, कहानी, कविता जब छपती तो वे उनका जिक्र करते। इसी तरह वे बाली साहब का जिक्र करते हैं। जालंधर में रहने वाले लाहुरी राम बाली वयोवृद्ध अम्बेडकरी हैं। पंजाब में अम्बेडकर की विचारधारा फैलाने वालों में से प्रथम श्रेणी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका भाषण बहुत तेज तर्रार होता है। हिंदी में वे पाक्षिक पत्रिका भीम पत्रिका भी निकालते हैं। बाली जी संभवतः दलित समाज के पहले ऐसे तेज तर्रार व्यक्ति रहे जिन्होंने सीधे सीधे डेरा व्यास पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि डेरा व्यास वाले दलितों की नस्ल को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। स्वयं बाली जी की भी आत्मकथा छपी है। उसके अलावा लेखक ने बीपी मौर्य के साथ अन्य लेखकों, साहित्यकारों, संपादकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी जिक्र किया है। नीवे नवा जमाना के साहित्यिक संपादक बलवीर सिंह परवाना जी ने उनकी कविताओं का आरंभ में छापा था। वे लिखते हैं, रमेश सिद्धू से मेरी पहचान वर्ष 1982 से 83 के आसपास होती है। तब वे हमारे मोहल्ले में डाक बांटने आया करते थे। मोहल्ले के बाजार में मेरी दुकान पर अधिकतर वे सस्ता लिया करते थे। रमेश सिद्धू भी मेरी तरह साहित्य के रसिया हैं।
इसीलिए हम दोनों के भीतर हिंदी मासिक निकालने की हिम्मत आई। वे इस पत्रिका के सूत्रधार नवा शहर के महाशय कृष्ण कुमार बौद्धि थे। बौद्धि जी खत्री जाति से थे। बौद्ध धर्म में उनका दीक्षित होना एक तिलीस माना जा सकता था। सोहनलाल शास्त्री जी को बौद्ध धर्म प्रचारक का संपादक बनाया गया। सूरजपाल चौहान का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि एक बार वे मेरे घर ठहरे। एक साहित्यिक सिलसिले में वे दिन भर मेरी दुकान में मुझसे बतियाते रहे। जाते हुए उन्होंने कहा, मोची काम करने वाले शायद तुम एकमात्र दलित साहित्यकार हो। जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि से उनकी मुलाकात दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हुई थी, वहीं उमराव सिंह जाटव उनसे स्वयं मिलने आ गए, जिनसे वे प्रभावित हुए बिना न रह सके। उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। आत्मकथाकार के शब्दों में सुबह 11 से 12 बजे का होगा। 3-4 गाड़ियों का एक रैला मेरी दुकान के आगे रुकता है। एक जिप से मध्यम कद का व्यक्ति उतरकर मेरी दुकान में प्रवेश करता है। आते ही वह मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। दुकान के बाहर 5-6 गाड़ियों का काफिला भी आ जाता है। उन्होंने खुद कहा, मैं उमराव सिंह जाटव, DIG CRPF, मुझे आपके बारे में होशियारपुर के दोस्तों से पता चला, तो मिलने आ गया। इसके बाद उनसे मिलना जुलना होता था। मदन वीरा से भी उन्होंने मेरी जान पहचान करवाई। द्वारका भारती ने इन पंक्तियों के लेखक के बारे में भी लिखा है। लेखक की आरंभ से ही जिज्ञासा प्रवृत्ति रही है। साहित्य, समाज और लेखन में तालमेल रखते हुए वे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। जमीन से जुड़कर रहने की ललक उनके भीतर अभी भी है। उन्होंने जितना लिखा वह संभवतः अभी तक पाठकों तक नहीं पहुंच पाया है। बहुत कम साथी जानते हैं कि उन्होंने झूठन का पंजाबी अनुवाद किया था, जिसे वर्ष 1998 में चेतना प्रकाशन ने छापा। पंजाब के डॉक्टर गुरुचरण सिंह के दलित उपन्यास मसायची का हिंदी अनुवाद द्वारका भारती ने ही किया था, जिसे वर्ष 2009 में शिल्पायन प्रकाशन दिल्ली द्वारा छापा गया। इसका विमोचन रांची में राजेंद्र यादव जी के द्वारा हुआ। रमणिका फाउंडेशन की ओर से अनुवाद के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। वर्ष 2017 से 18 में पंजाबी साहित्य में दलित कदम पर अधिकांश काम उन्हीं का था। अपनी आत्मकथा के बारे में द्वारका भारती कहते हैं कि मैं चाहता हूं इस भारत के समाज में, जिसको हम हिंदू समाज भी कहते हैं, इसमें जो तमाम किस्म की पुरातन पंथी है, तमाम किस्म के ऐसे विचार हैं जो हर कदम पर एक काम करने वाले व्यक्ति का, एक मज़दूर का, एक जूते बनाने वाले का, एक छोटा काम करने वाले का, सफाई करने वाले का मान मर्दन करते हैं। मैं जो जहाँ की बहुत गलत रस्म रिवाज हैं और एक ऐसा साहित्य जो वर्षों पहले रचा गया था, उस पर आघात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ऐसी परंपराएं हम लोगों में भी है, उसको हम एकदम साफ करें, उनको ख़त्म करें। जो बाबा साहब का जो आदेश है, जो उनका जो उपदेश है, उन पर उनके मुताबिक जो अपना जीवन है, जो अपनी विचारधारा है, उसको हम लेकर आगे बढ़ें। उस भारतीय परंपरा का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ इस आत्मकथा के बहाने कि ये जो मेरी आत्मकथा है, ये दूसरी जो आत्मकथाएं रची गई हैं अब तक, उससे इसलिए भिन्न है कि इसमें मैंने अपनी जीवन के बहाने उस संस्कृति पर ज़बरदस्त आघात करने की कोशिश की है जिसने हम जैसों को बौना बनाया, हम जैसों को छोटा बनाया, हम जैसों को धरती के अंदर गाड़ने का काम किया।
ये एक संदेश लेकर आती है कि ये किसी भी मोची द्वारा जो पहला है कि पहली आत्मकथा। धन्यवाद साथियों, अगली बार फिर एक पुस्तक समीक्षा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बाकी साहित्यिक खबरों के लिए बयान टीवी।